नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम छठे पाठ को पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर हमने जो ऑक्सीजन के आधार पर और ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर जो पढ़ चुके थे, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के आधार पर किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो हमने कल पढ़ा था कि यदि ऑक्सीजन निकल जाता है किसी यौगिक में से तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और यदि हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो बच्चों उसका हो जाता है अपचयन। तो हम कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं लेकर के देखते हैं जिनमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका ऑक्सीकरण होता है। तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, जैसे H2S, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो इससे जो है आपके पास बनता है H2O प्लस S जो है वो, यानी सल्फर जो है वो अलग रह जाता है, ये हो गया सल्फर। तो आपने ये देखा कि अभिक्रिया से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके पास दो हाइड्रोजन से, यानी सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि इसने दोनों हाइड्रोजन खो दिए हैं सल्फर ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H2S जो है वो S में क्या होगी, ऑक्सीकृत हो गई है। यानी H2S ने चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन खोया है तो अपने यहाँ लिख सकते हैं कि H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो किस में जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो किस में, किस प्रकार से सल्फर यानी S में क्या हो गई है, ऑक्सीकृत हो गई, यानी सल्फर का S है यहाँ पर में ऑक्सीकृत हो गई है। आप ये लिखेंगे कि ऑक्सीकृत हो गई है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन खो देता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर S ने हाइड्रोजन खोया है तो इसका जो है इसी प्रकार और देखते हैं अपने, जैसे आपके पास एथेनॉल हो तो एथेनॉल का सूत्र होता है बच्चों CH3CH2OH। ठीक है। तो इससे क्या है कि तो एथेनॉल जो है वो नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, एथेनॉल में बदल जाता है और दो हाइड्रोजन अपने त्याग देता है CH3CHO, और दो हाइड्रोजन परमाणु यानी एक हाइड्रोजन का अणु जो है वो त्याग देता है। तो इस प्रकार से ये एथेनॉल है। ठीक है, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल। और ये आपका बनने वाला हो गया एथेनॉल, यानी इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन इसके पास कितने थे, 6 थे, और यहाँ हम देखते हैं कि इसके पास हाइड्रोजन कितने रह गए, 4 रह गए। तो दो हाइड्रोजन इसने त्याग दिया है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि एथेनॉल जो है वो एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो गया है, यानी एथेनॉल जो है वो किस में, एथेनॉल में क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया है। तो यूं इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकृत हो गया है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जो अपचयन है वो हाइड्रोजन का योग होता है। तो इस प्रकार के हम बहुत सारी सामान्य समीकरण तो ले ही सकते हैं, जैसे
यदि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो आप जानते हैं कि HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्लोरीन ने जो है वो क्या किया है, हाइड्रोजन से योग किया है। तो क्लोरीन का क्या हो गया, इस प्रकार क्लोरीन का अपचयन हो गया है, क्योंकि इसने जो है वो हाइड्रोजन से योग कर लिया, क्लोरीन का अपचयन हो गया है। अपनी कह सकते हैं कि क्लोरीन जो HCl में क्या हो गई, अपचयित हो गई है, अपचयित हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपचयन अपक्रिया जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं हो, जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इससे यदि हाइड्रोजन का योग होता है या हाइड्रोजनीकरण होता है इसका, तो ये क्या होता है कि जब ये है आपके पास एथीन गैस होती है, या इसको एथिलीन भी कहते हैं। तो एथीन गैस को जब उच्च ताप में जो है वो निकल के पाइप में से गुजारते हैं, ठीक है, इसमें 473 केल्विन का क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एथेन में बदल जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखें कि यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन कितने थे, इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पर 4 थे, 2 को 4 थे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास इसमें कितने हो गए, हाइड्रोजन 6, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो इस प्रकार से एथीन जो है वो एथेन में क्या हो गई, अपचयित हो गई। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन के आधार पर। अब हम देखते हैं धन विद्युतीय तत्व के आधार पर या धन संयोजी तत्व के आधार पर। तो अब हम धन संयोजी तत्व के आधार पर देखते हैं। धन संयोजी के आधार पर, धन संयोजी के आधार पर किस प्रकार से होता है ये हम देखते हैं। तो धन संयोजी को आप जानते हैं कि जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं जिनकी धनात्मक संयोजकता होती है, तो यदि वो जो है वो किसी तत्व में यौगिक में से निकल जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास है Ki, यदि हम इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, KCl बनता है और आयोडीन जो है वो अकेली रह जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले आयोडीन के साथ एक पोटेशियम का धनायन परमाणु था जो बाद में इसने खो दिया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर Ki जो है वो I2 में ऑक्सीकृत हो गई है। ठीक है बच्चों, Ki जो है वो किस में हो गई, यानी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो I2 यानी आयोडीन में क्या हो गई, ऑक्सीकृत हो गई है, ऑक्सीकृत हो गई है। तो ये था धनायन के आधार पर। अब यदि किसी चीज में धनायन का योग हो जाए तो उसका अपचयन होता है, इसका विलोम हो गया। तो यदि मैग्नीशियम जैसे वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन ने जब धनायन से अभिक्रिया कर ली है तो आप ये कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयित हो गया है। यानी क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयित हो गया, क्योंकि इसने धन विद्युतीय तत्व से जो अभिक्रिया कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने 4 परिस्थितियां जो कल देखी थी उनका एक एक दो उदाहरण हमने लेके देखें। तो आप इन समीकरणों को लिखें और इनके अंतर को समझें, किस प्रकार से अपचयन ऑक्सीकरण होता है। आपको यदि परिस्थितियां याद होगी तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब बच्चों कुछ थोड़ी सी आपको जानने की बात यह है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीकारक का क्या मतलब है और अपचायक का क्या मतलब है।
तो ऑक्सीकारक यदि आपसे पूछे, जैसे आपसे कोई समीकरण दे करके पूछ ले कि ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक हो अपचायक, तो बच्चों इसमें आपको थोड़ा इसको उल्टा याद रखना है कि ऑक्सीकारक का मतलब ये कि जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो वस्तुतः क्या होता है, वास्तव में क्या होता है कि जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, जैसे जिसका अपचयन हो गया वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। एक समीकरण को लेकर अपने समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम की यदि क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि मैग्नीशियम जब धन विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन जब ऋण विद्युतीय है, तो ये धन विद्युतीय का ऋण विद्युतीय के साथ संयोग होता है, तो यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन होगा। और क्लोरीन ने चूंकि धन विद्युतीय से अभिक्रिया की तो क्लोरीन का अपचयन हो गया, और क्योंकि मैग्नीशियम धनायन है, ये जब क्लोरीन से करता है तो इसका होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ हमने देखा कि मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत हो गया, और क्लोरीन हो गया अपचयित। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है, कौन किसका अपचयन क्यों हुआ है। तो आपने देखा कि क्लोरीन अपचयित हुआ है तो वो मैग्नीशियम की वजह से हुआ है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हुआ है और क्लोरीन अपचयित हुआ है। तो मैग्नीशियम का खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन वो क्लोरीन के अपचयन के लिए जिम्मेदार है। तो अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीकृत हुआ है इसलिए मैग्नीशियम होगा अपचायक। ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्लोरीन चूंकि क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीकारक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा को समझ सकते हैं। तो यदि आपसे किसी अभिक्रिया को देकर के पूछे कि ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थों के नाम बताओ, तो आप पहले ऑक्सीकरण अपचयन को देखेंगे, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक होगा, और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसके जो आयनों के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।